नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का जो नाम है वो है साम्य। तो साम्य का मतलब होता है कि जब अभिक्रियाएं क्या है, कुछ जो पदार्थ होते हैं है ना, जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद में है ना परिवर्तित होते हैं और उसके बाद जो उत्पाद होते हैं वो क्या है अभिकारक में परिवर्तित होते रहते हैं। और एक स्थिति जब ऐसी आती है कि जो अभिक्रिया है वो क्या है कि मतलब साम्यावस्था में पहुंच जाती है। कहने का मतलब है ना तो अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं और ना ही उत्पाद अभिकारक में बदल पाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक स्थिर अवस्था आती है, उसी को ही अपन साम्यावस्था कहते हैं। अभी आपको भौतिक प्रक्रम मतलब भौतिक चीजों में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसमें भी ये अपन को देखने को मिलता है। और इसके बाद जो आयनिक पदार्थ होते हैं या जो ऐसे यौगिक जिनको पानी में अपन घोलते हैं तो वो आयन में बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो उनमें भी क्या है इस साम्यावस्था होती है। तो इस तरीके से अपन को है ना इसकी साम्यावस्था के भी है ना कई प्रकार भौतिक प्रक्रमों में या जो भौतिक क्रियाएं होती हैं उनमें साम्यावस्था होती है। और इसके बाद रासायनिक में और इसके बाद आयनिक में है ना, ये तीन प्रकार के अपन को साम्य पढ़ना है। लेकिन इसके पहले दो प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं अपन उसके बारे में पहले जान लेते हैं। एक तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो साम्यावस्था में पढ़ने से पहले अपन इन अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, इसमें एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल। इसको बोलते हैं अपन इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो केवल एक ही दिशा में होती हैं। यानी कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में तो बदल जाएंगे लेकिन उत्पाद क्या है फिर से पुनः उसी है ना अवस्था में या उसी अभिकारक में नहीं बदल पाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि इसका अपन उदाहरण देखें तो KClO3 है। जो KClO3 होता है, KClO3 ये क्या करता है अभिक्रिया करके एक KCl में और प्लस O2 में ये बदल जाता है। इसको बैलेंस कर दें, यहाँ पे 3 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 कर दो, तो ये बैलेंस हो जाती है। तो ये जो KClO3 है, ठीक है ना, ये अभिकारक है। तो अभिकारक क्या है उत्पाद में तो बदल जाता है यानी कि KCl और O2 में तो बन जाता है, लेकिन ये जो होता है KCl और O2 ये दोनों क्रिया करके फिर से KClO3 नहीं बना सकता है। यानी कि जो अभिक्रिया है वो केवल एक ही दिशा में है ना जाती है, विपरीत दिशा में ये नहीं जा पाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद एक जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको बोलते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जो क्या है अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बना देती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल है ना रिएक्शन कहलाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। इसका अपन उदाहरण देखें तो जैसे कि जो आयरन है ना, पानी से क्रिया करके आयरन है कि पानी से क्रिया करके आयरन
पानी से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe3O4, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको बैलेंस कर ले, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे इसको 4 कर दें, 4 दूनी 8 हो जाता है, यहाँ पे 4 कर दें, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 ही बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आयरन है वो लोहे से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस आयरन ऑक्साइड की क्रिया अपन हाइड्रोजन से कराते हैं। आयरन ऑक्साइड की, है ना, पानी से क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या आयरन ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब इन दोनों की क्रिया अपन कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, आयरन और ऑक्सीजन बन जाती है, सॉरी हाइड्रोजन वो, है ना, पानी क्या है बन जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसको अपन इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से। ये जो चिन्ह होता है, ठीक है ना, आग्रह और पश्चविक यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का चिन्ह होता है। ये चूंकि एक ही दिशा में होती है, इसलिए इसको जो तीर का जो निशान है वो एक ही दिशा में होता है। ये दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए इसके तीर को, है ना, दोनों दिशाओं में, है ना, बना दिया जाता है। यानी कि इन चीजों से, यानी कि इन अभिकारकों से उत्पाद बन जाते हैं और इन उत्पाद से पुनः ये अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और जो रासायनिक जो इसमें जो साम्य होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होता है। ठीक है ना, इसमें कोई साम्य नहीं हो, क्योंकि पूरे जितना भी KCl होती है ये क्रिया करके KCl और O2 में बदल जाता है। इसके बाद रिएक्शन क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उसके बाद रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलते रहते हैं और उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं। तो ये थोड़ी बहुत क्रिया हमेशा चलती रहती है ना, बहुत ही लंबे समय। अभिक्रिया का जो समय है वो सभी का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उनके अनुसार ये क्या है, एक स्थिति ऐसी आती है जब अपन कहते हैं कि ना तो अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं ना उत्पाद अभिकारक में बदल रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में एक साम्यावस्था या एक स्थिर अवस्था आ जाती है, जिसको ही अपन साम्यावस्था कहते हैं। अब इन अभिक्रियाओं को इसलिए बताया कि जो साम्य की अवस्था होती है वो इन प्रकार की अभिक्रियाओं में होती है, ठीक है ना। इसमें कोई साम्य जैसा ऐसी कोई चीज इसमें नहीं होती है। तो जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं तो इनमें क्या है, रासायनिक साम्य यानी कि साम्यावस्था होती है और इसको इस तीर के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। और ये अभिक्रिया कहलाती है, ये ऊपर की ये अग्र अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। जब अभिक्रिया इस साइड से यहाँ पे जाती है तो अभिक्रिया को फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिक्रिया, और जब ये पीछे की ओर इस साइड से होती है, यहाँ से यहाँ होती है, तो इसको पश्च अभिक्रिया या बैकवर्ड कहते हैं। इसके पढ़ने के बाद, है ना, अब अपन साम्यावस्था की परिभाषा देखते हैं कि साम्यावस्था क्या होता है। मैं इसको एरिया चाहिए दे रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे अपन साम्यावस्था क्या होती है। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अभिक्रिया की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें वह अवस्था जिसमें क्रियाकारकों एवं उत्पादों का किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों
जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है। साम्य कहलाता है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अवस्था जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों का जो सांद्रण है वो अपरिवर्तित रहता है। या इसको बोल सकते हैं अपन अग्र एवं पश्च अभिक्रिया। का वेग बराबर हो जाता है साम्यावस्था कहलाती है। अब इस प्रकार की जो अभिक्रिया है यदि भौतिक प्रक्रमों या भौतिक अभिक्रियाओं या भौतिक पदार्थों में होती है तो उसको अपन भौतिक साम्य कहते हैं। और जब यही क्रिया किसी रासायनिक पदार्थ में होती है या रासायनिक प्रक्रमों में होती है तो उसको रासायनिक साम्य कहते हैं। और इसी प्रकार की जो अभिक्रिया है जब वैद्युत अपघट्ट होते, वैद्युत अपघट्ट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं, तो उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए जो आयनिक साम्य है ना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल अपन है ना जो भौतिक साम्य उसके थोड़े बहुत उदाहरण अपन देखेंगे। भौतिक साम्य अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा उसका नॉलेज लेना है कि भौतिक साम्य होता क्या है। बाकी अपन को पूरा डिटेल से रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य है ना, पूरा ये अपन को डिटेल से पढ़ना है। तो जब ये क्रिया वैद्युत अपघट्टों में होती है, ठीक है ना, और वैद्युत अपघट्ट में जो आयन बनते हैं, ठीक है ना, तो आयन बनते हैं और आयन से फिर से वैद्युत अपघट्ट बनता है, ठीक है ना, या जो यौगिक बनता है ना, तो वो क्रिया क्या है, जब उसका जो वेग है वो समान हो जाता है या जो सांद्रता है वो अपरिवर्तित रहती है या हो जाती है, तो उसको फिर अपन है ना आयनिक साम्य कहते हैं। तो साम्यावस्था की परिभाषा ही पढ़ लीजिए, है ना। तो जो भौतिक प्रक्रमों में होगा वो भौतिक साम्य, और जो रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक है ना प्रक्रमों में होगा वो रासायनिक साम्य, और जो आयनिक प्रक्रम यानी कि विद्युत अपघट्टों में जो साम्य होगा उसको अपन आयनिक साम्य कहते हैं। अपन यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले अपन देखेंगे भौतिक साम्य के उदाहरण। भौतिक साम्य के उदाहरण, भौतिक साम्य। तो इसमें अपन देखेंगे ये भौतिक साम्य है, इसमें जो उदाहरण है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल तथा बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल तथा बर्फ, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जब अपन देखेंगे है ना जल और बर्फ, तो क्या है कुछ जल में रहता है, कुछ क्या है बर्फ बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जल और यहाँ पे 2 एरो के निशान और यहाँ पे बर्फ। तो क्या कहलाती है, ये साम्यावस्था कहलाती है। ये साम्यावस्था कहलाती है, यानी कि जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित होता है और जो बर्फ है वो जल में परिवर्तित होती रहती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये क्या है, ये भौतिक साम्य का उदाहरण हो जाता है। इसके अलावा और भी भौतिक साम्य के उदाहरण हैं, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन I2, ये क्या होता है ठोस है, ये क्या है ठोस है,
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या है, गैस में बदल जाता है, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो ये भी क्या है, एक भौतिक साम्य का उदाहरण होता है, जिसमें I2 यानी कि आयोडीन है, ये ठोस से गैस में बदलता है और गैस से ये ठोस में बदलता रहता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक भौतिक साम्य का उदाहरण होता है। इसी प्रकार अपन जल का भी ले सकते हैं। जल को जब अपन गर्म करेंगे H2O, तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड में भी रहता है और यहाँ पे क्या है, ये गैस में भी बदलता रहता है, ये गैस में भी बदलता रहता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये भौतिक साम्य के उदाहरण है। तो जो भौतिक अभिक्रियाएं जैसे पानी है ना, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का फिर से पानी बनना, पानी को अपन गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाती है। तो ये क्या है, भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार के जो परिवर्तन है या जो साम्यावस्था है, वो भौतिक साम्यावस्था या भौतिक साम्य, या जिसको अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसके अपन ने उदाहरण देखे। इसके बाद अपन है ना देखेंगे रासायनिक साम्य। इसके बाद दूसरा है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य अपन परिभाषा यही लिख सकते हैं, जो साम्यावस्था लिखी है यहीं पे अपन रासायनिक साम्यावस्था है ना लिख सकते हैं। और बाकी जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो साम्यावस्था स्थापित होती है ना, उसी को ही अपन रासायनिक साम्य कहते हैं। और इसके अलावा पूरी रासायनिक साम्य यही वाली परिभाषा अपन लिख सकते हैं। और जो रासायनिक साम्य है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांग साम्य और एक होता है विषमांग साम्य। इसके जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार का है। एक है समांग साम्य, समांग साम्य, और दूसरा होता है विषमांग साम्य, विषमांग साम्य। तो समांग साम्य का मतलब होता है समांग साम्य, समांग साम्य का मतलब होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जो प्रावस्था होती है, जो अवस्था होती है, वो एक ही होती है। यानी कि अभिकारक गैस है तो उत्पाद भी गैस होंगे, अभिकारक ठोस है तो उत्पाद भी ठोस होंगे। ठीक है ना। और अभिकारक यदि मान चलो द्रव है ना, तो उत्पाद भी क्या होते हैं, उसके द्रव ही होते हैं। तो समांग जो साम्यावस्था है, सामान्यता है ना द्रव और गैसों में होती है। ठीक है ना। और जो विषमांग साम्य है, तो वो आपका ठोस गैस हो सकता है, ठोस लिक्विड हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन जो समांग साम्य है, ये आपको है ना गैसीय द्रव अवस्था में ही संभव हो पाती है। ठीक है ना। तो इस साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद है ना सभी एक समान प्रावस्था में होते हैं, और वह प्रावस्था गैसीय अथवा द्रव हो सकती है। ठीक है ना। तो इसमें अपन लिखना चाहें तो लिख लें कि इसमें जो प्रावस्था है वो द्रव हो सकती है या फिर गैस हो सकती है। ठीक है ना। आपको इसमें ठोस नहीं मिलेगी। इसमें क्या है, ठोस अवस्था आपको नहीं मिलेगी, इसमें आपको द्रव मिलेगी या फिर गैस मिलेगी। जैसे कि इसके उदाहरण देखें अपन, तो इसमें लिखेंगे H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो ये क्या है, ये समांग है ना, समांग साम्यावस्था का उदाहरण है, जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करके है ना हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि 2HI बनाती है। इसी प्रकार और सभी की जो अवस्थाएं होती हैं वो गैस होती हैं, सारी की सारी क्या है इसमें, ये गैसीय होती हैं। इसी प्रकार N2 और प्लस में O2 ये अभिक्रिया करेगी तो 2NO बनाती है, यानी कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार और देखें अपन, ठीक है। तो इस तरीके से ये गैसीय अवस्था में हो सकती है। इसी प्रकार इसमें अपन लिक्विड का देखें तो लिक्विड की ये होती है ना CH3 C O O C2H5,
ये क्या होती है, लिक्विड होती है, और प्लस में H2O, ये भी क्या है, लिक्विड है। बनता क्या है, इसमें बनता है CH3 COOH, CH3 COOH, जो कि क्या है, एक्वस में होता है। एक्वस यानी कि जलीय अवस्था में होता है, और प्लस में C2H5OH, ये भी क्या है, एक्वस में होता है। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक्वस में होता है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं, समांग साम्य कहलाते हैं, जिसमें सभी है ना जिस अवस्था में, और क्योंकि ये गैस और द्रव में ही होती है, तो यदि अभिकारक गैस है तो उत्पाद भी गैस होंगे, ठीक है ना, और अभिकारक यदि लिक्विड है ना, तो जो उत्पाद भी होते हैं वो उसके लिक्विड में ही होंगे, या फिर जलीय माध्यम में वो उपस्थित होते हैं। तो ये समांग साम्य के उदाहरण हो गए। इसके बाद अपन देखेंगे विषमांग साम्य। तो विषमांग साम्य है ना, ऐसे साम्य होते हैं जो आपके विषमांग साम्य है। विषमांग साम्य ऐसे साम्य होते हैं जिसमें पदार्थ की दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं, यानी कि लिक्विड और गैस हो सकता है, सॉलिड और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो प्रकार की इसमें प्रावस्थाएं रहेंगी, कम से कम दो, अधिक से अधिक और भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रावस्थाएं होंगी, ठीक है ना, और दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। इसको जब अपन गर्म करते हैं तो इसमें क्या बनता है, इससे CO2 बनती है, और प्लस में क्या बनता है, CaO बन जाता है इसमें, CaO। CO2 क्या है, ये गैस में होती है, और ये क्या होता है, ये सॉलिड में होता है ना। तो अपन देख रहे हैं इसमें दो प्रावस्था है। इसको अपन ने सॉलिड में लिया तो कुछ इसमें गैस भी बन रही है, और इसमें कुछ सॉलिड पदार्थ भी बन रहा है। तो इस प्रकार का जो साम्य है वो आपका विषमांग साम्य कहलाता है। इसी प्रकार और भी अपन देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन की है ना पानी से क्रिया कराए, कार्बन है, इसकी पानी से क्रिया कराए अपन, तो पानी कैसा है, लिक्विड है, और कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है। या इसको अपन गैस कर दें, इसको वाष्प से कराना अपन को क्रिया गैस से, तो इसमें क्या बनता है, इससे CO बनती है, ठीक है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि क्या है, दोनों ही क्या है, गैस अवस्था में होती है ये, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और ये H2 भी क्या है, गैस है, लेकिन इसमें कार्बन क्या है, सॉलिड है, ठोस है, ठीक है ना। इसकी भाप से क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें भी क्या होती है, दोनों प्रावस्थाएं, दो प्रावस्थाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको अपन विषमांग साम्य कहते हैं। इसके बाद आते हैं अपन साम्य अवस्था की विशेषताएं, या जो रासायनिक साम्य होता है उसके कुछ अभिलक्षण हैं, उनको अपन देखेंगे। तो इसमें अपन कुछ रासायनिक साम्य की जो विशेषताएं हैं वो अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला अपन देखेंगे जो साम्य है, साम्य है वो बंद पात्र में ही, साम्य बंद पात्र में ही प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जो क्रिया है वो क्या है, एक बंद पात्र में कराई जाती है। इसके बाद दूसरा है जो साम्यावस्था है वो क्या होता है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय साम्यावस्था उत्क्रमणीय एवं गतिक होता है, उत्क्रमणीय एवं गतिक होता है। कहने का मतलब है गतिक होता है। उत्क्रमणीय यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही जो साम्यावस्था हो सकती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्यावस्था नहीं होती है। वो ये क्या है, गतिक होता है, यानी कि जो उत्पाद है अभिकारक में और जो अभिकारक है उत्पाद में, है ना, ये बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये गतिक होता है। इसके बाद अगला देखेंगे, इसमें जो साम्यावस्था पर अग्रगामी एवं पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान होता है। जो साम्यावस्था होती है,
ठीक है ना। तो इसमें पश्च एवं इसमें अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान रहता है, चौथा देखेंगे, अभिकारकों और क्रियाफलों की आपेक्षिक मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर रहती हैं। जो अभिकारक होती हैं और जो क्रियाफल होते हैं उनकी जो आपेक्षिक मात्राएं हैं वो साम्य मिश्रण में स्थिर रहती हैं। अभिकारकों एवं क्रियाफलों की अभिकारकों एवं क्रियाफलों की आपेक्षिक मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर रहती हैं। आपेक्षिक मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर रहती है। इसके बाद अगला देखेंगे, साम्यावस्था किसी भी दिशा से स्थापित हो सकता है। साम्यावस्था किसी भी दिशा से स्थापित हो सकता है। यानी कि एक पश्च दिशा यानी कि पश्च अभिक्रिया से भी हो सकता है और अग्र अभिक्रिया से भी इस साम्यावस्था स्थापित हो सकती है। कहने का मतलब क्रियाकारक अथवा उत्पाद, जो क्रियाकारक उत्पाद है, ठीक है ना, तो किसी भी दिशा में, है ना, इस साम्य क्या है, ये स्थापित हो सकता है। अभिकारक की दिशा में वो भी हो सकता है और क्रियाफल की दिशा में भी साम्य स्थापित हो सकता है। इसके अलावा ताप, दाब और यदि सांद्रता को बदल दिया जाए तो साम्य भी क्या है, बदल जाता है। तो साम्यावस्था पर 3 कारक प्रभाव डाल सकते हैं, ताप, दाब और साम्य। यदि इन तीनों को सांद्रता इन तीनों को यदि अपन बदल दें तो साम्यावस्था भी क्या है, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे अपना अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, छठवां, ताप दाब तथा सांद्रता में परिवर्तन से ताप, दाब तथा सांद्रता में परिवर्तन से साम्य भी बदल जाता है। तो इस तरीके से अपन ने इसकी कुछ जो अभिलक्षण है या जो विशेषताएं हैं वो अपन ने साम्यावस्था की कुछ विशेषताएं देखी। इसके बाद जो अगली क्लास होगी तो उसमें अपन पढ़ेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें अपन ने साम्यावस्था, ठीक है ना, साम्यावस्था के, है ना, कौन कौन से पार्ट हैं या किन किन अवस्थाओं में साम्य होता है या किन किन अभिक्रियाओं में होता है, ठीक है ना, जैसे भौतिक है, रासायनिक, कौन कौन से प्रक्रमों में इस साम्यावस्था हो सकती है वो भी देखा अपन ने, ठीक है ना।
तो भौतिक साम्य को अपन को थोड़ा सा नॉलेज अपन को चाहिए कि होता क्या है। बाकी जो मेन है वो पूरा का पूरा रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य है, तो उसको अपन को इसको डिटेल से पढ़ना है। तो इसलिए अपन ने है ना रासायनिक साम्य है, इसके अपन ने प्रकार भी देखे, ठीक है ना। जो रासायनिक साम्य है उसके प्रकार समांग और विषमांग, ठीक है ना, और इसके उदाहरण, और इसके बाद इसकी अपन ने ये विशेषताएं भी देखी हैं, रासायनिक साम्य की विशेषताएं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो उसको अपन अगले जो है ना वीडियो है या अगली जो क्लास है उसमें अपन इसको कवर करेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।